वो एक टीचर थी। जीवन सुकून में चल रहा था, मौका मिला था, परिवार को भी मौका मिला था। अगर उन लोगों ने सिग्नल्स पकड़ लिए होते और उन पर ध्यान दे दिया होता तो शायद उसकी ये हालत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। विनीत जहो में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर मानवता भी शर्मसार हो जाती है। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के। जी हाँ, 16 जनवरी 2022 का दिन था। सुबह लगभग 6 बजे का समय रहा होगा। एक भाई गांव में बाहर जाता है और दौड़ते हुए आता है और घर के दरवाजे बंद कर लेता है और परिवार के लोगों से कहता है कि चुपचाप छुप जाइए, जीजा जी ने कुछ गुंडे भेजे हैं जो न सिर्फ हमें मार देंगे बल्कि पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। सुन के बड़ा अजीब लगता है। रिश्तों में ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं, इस पूरी कहानी को सुनाऊंगा आज इस एपिसोड में। एक लड़की होती है जो पेशे से एक शिक्षिका है। ये लता का भाई है जो बहुत ज्यादा परेशान होकर आया है। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात लगभग 2.5 साल पहले की है। एक लड़का है जिसकी उम्र है लगभग 45 वर्ष। वो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना एक प्रोफाइल अपलोड करता है और उस प्रोफाइल में अपनी उम्र, अपनी डेट ऑफ बर्थ 1974 यानी 1974 की जगह 1985 लिख देता है। लड़का बहुत अच्छे घर का है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। प्रतिवर्ष उसकी आय लगभग 1 करोड़ के ऊपर है। दिखने में ठीक ठाक है। ऐसा रिश्ता देखकर कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा अपनी बेटी देने के लिए। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर लता इसे देखती है और अपने सपने बुनने लगती है कि यदि ऐसा वर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। वहां तो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन प्रोफाइल देखकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंचती है, एक्सेप्टेंस होता है, बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। तय किया जाता है कि हम शादी करेंगे। परिवार के लोग शादी के लिए आसानी से रजामंद हो जाते हैं। जैसा कि सामान्य प्रक्रिया है, हर माँ बाप चाहता है कि इस प्रकार का रिश्ता हमारी बेटी के लिए मिल जाए जहां मेरी बेटी राज करे। समय बदलता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी छत्तीसगढ़ के रायपुर के करीब एक बहुत आलीशान स्थान पर होती है। बहुत सारे लोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन यहां एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे न सिर्फ लता ने बल्कि लता के परिवार वाले लोगों ने भी नजरअंदाज कर दिया और शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। जी हाँ, लड़की की तरफ से पूरा परिवार, सभी रिश्तेदार, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन लड़के की तरफ से कोई नहीं आता, सिर्फ लड़का आता है। सुनने में, देखने में बड़ा अजीब लगता है। जब परिवार के लोगों ने लड़के से ये बात पूछी कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लड़के का नाम था राजेश विश्वकर्मा। सबको बताता है कि इस शादी से मेरे परिवार के लोग बहुत नाराज हैं। कोई भी रिश्तेदार और परिवार का व्यक्ति मेरी शादी में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि मैं लता से शादी करके रहूंगा। लता मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कोई शामिल नहीं हुआ। ये सिग्नल था। यदि परिवार के लोग इस बात पर ध्यान देते कि एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, हम कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको वो पैसा दिखाई दिया, वो चमक धमक दिखाई दी और शादी हो जाती है। शादी के तत्काल बाद राजेश विश्वकर्मा लता को लेकर सबसे पहले रायपुर जाता है। वहां 2 दिन गुजारे जाते हैं। जो भी क्रियाकलाप होते हैं शादी विवाह के, वो पूरे होते हैं और उसके बाद वापस आते हैं इंदौर। इंदौर में एक होटल में वो दोनों रहते हैं और
जिंदगी हवा में चलने लगती है, पूरी तरह आनंद है, वो सब कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना की गई थी, बहुत आनंद आता है। और 15 दिन कब पंख लगा के उड़ जाते हैं किसी को समझ नहीं आता। 15 दिन बाद ये तय किया जाता है कि अब यहां से चलेंगे और अपने घर चलेंगे। लता जब कहती है कि हम परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं, एक बार उन्हें देखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो वो लोग मान जाएंगे। राजेश विश्वकर्मा उसे समझाता है कि इस समय हम लोगों का जाना ठीक नहीं है, यदि हम लोग जाएंगे तो परिवार के लोग और भड़क जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि मेरा एक फार्म हाउस है, हम दोनों फार्म हाउस में चलते हैं। राजेश उसे छित्रा इलाका के मगलिया फार्म हाउस में ले जाता है और उस फार्म हाउस में घुसते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं रानी बन गई। सब कुछ जो भी चीजें सोची जा सकती हैं, ऑडी कार जैसी कारें, लाइन लगा के कारें खड़ी हुई हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, सब कुछ उपलब्ध है। बहुत शानदार जीवन वहां जीने लगते हैं। कब 15 दिन और गुजर जाते हैं ये समझ नहीं आता। और फिर यहां से शुरू होता है उसके जीवन का वो दौर जिसे शायद कोई लड़की कभी नहीं जीना चाहेगी। जी हाँ, पूरे घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। उन कैमरों को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया था, जिसे राजेश कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता था, आसानी से देख सकता था। उनके बेडरूम में एक बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था। उस टीवी पर जब भी राजेश विश्वकर्मा अपनी पत्नी के साथ होता था, यानी लता के साथ होता था, तो एडल्ट मूवी देखा करता था। एडल्ट मूवी समझते होंगे आप, अंग्रेज फिल्में, न्यूडिटी जिनमें होती है, अंग्रेज लोग विभिन्न प्रकार से यौन संबंध स्थापित करते हैं, इस प्रकार के वीडियोस वो दिखाना शुरू करता है। शुरुआत में उससे थोड़ा झिझक होती है, लेकिन हस्बैंड था, वो कह रहा था तो उसकी बात मान लेती है। फिर कुछ समय बाद वो कहना शुरू करता है कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं हमें वैसा ही करना है। यानी आप कह सकते हैं अप्राकृतिक तरीके से संबंधों की स्थापना करना चाहता है। उसे थोड़ा सा बुरा लगता है लता को, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लेती है। घर बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट परिवार में चलता है, उसने कर लिया। इसके बाद घटनाक्रम इतनी तीव्रता से बढ़ता है जिसकी उस लड़की ने, लता ने कभी कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले उसका एक दोस्त उसके पास आता है, विवेक विश्वकर्मा का दोस्त। उसका नाम होता है अंकेश बघेल। अंकेश बघेल सबसे पहले एक दिन आता है, शराब पी जाती है और फिर वो घिनौना खेल शुरू होता है, जिस घिनौने खेल के लिए शायद लता तैयार नहीं थी, या कोई भी सामान्य लड़की तैयार नहीं हो सकती। जी हाँ, उस अपने दोस्त के सामने राजेश उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम इसी तरीके से डांस करके दिखाओ, मतलब न्यूड डांस, नग्न अवस्था में आपको डांस करना है। वो झिझकती है, परेशान होती है, लेकिन वो मारपीट शुरू कर देता है। ना चाहते हुए लड़की पहले अपने इनर गारमेंट्स में और फिर विदाउट एनी क्लॉथ डांस करना शुरू कर देती है, और उसके बाद अपनी उस पत्नी को अपने दोस्त को परोस देता है। घटनाक्रम यही नहीं रुकता, प्रतिदिन नए नए दोस्तों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिनमें अंकेश बघेल होता है, विपिन भदौरिया होता है, विवेक विश्वकर्मा होता है। ये 4 नाम तो इसलिए मैं ले पा रहा हूं कि ये 4 नाम के खिलाफ FIR है। गिनती बढ़ते बढ़ते 20, 25, 30 तक पहुंचने लगी, और फिर स्थिति ये बन गई कि उस लड़की को उन पराये मर्दों के सामने लगातार नग्न अवस्था में रखने की कोशिश होने लगी, और वो लोग शराब पीते थे, शराब के साथ उसके साथ दुष्कर्म करते थे, साथ ही साथ नशे में कहीं सिगरेट से उसके शरीर को जलाना शुरू कर दिया, और उसके आंतरिक अंगों के लगभग हर हिस्से को उन्होंने अपनी सिगरेट जला जलाकर पूरी तरह परेशान कर दिया। वक्त गुजरने लगा, लड़की को अब ये सब सहन करना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था, लेकिन राजेश विश्वकर्मा ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा था कि वो वहां से भाग नहीं सकती थी। कारण उसे उस पूरे मकान में, उस पूरे फार्म हाउस में नग्न अवस्था में कंटिन्यू रखा जाता था। जो वहां का गार्ड था उससे कह रखा था कि इसे किसी भी हाल में बाहर ना निकलने दिया जाए। साथ ही साथ
वो कब किस कक्ष में है, क्या कर रही है, इसकी सारी जानकारी लगातार वो अपने मोबाइल पर देखता रहता था। काफी आरजू मिन्नतें करने के बाद लगभग 2.5 से 3 महीने का वक्त इसी तरीके से इस नरकीय स्थिति में गुजारने के बाद एक दिन वो राजेश को ये मनाने में सफल हुई कि आप मुझे अपने मायके चला जाने दें। इस बीच जब भी उसने फोन पर बात करने की कोशिश की तो गन पॉइंट पर उससे बात करवाई गई और केवल वो अपने हालचाल सामान्य रूप पर जो घर वाले पूछते हैं वो बता पाती थी, मैं बिल्कुल ठीक हूं इत्यादि इत्यादि। उसे इस शर्त के साथ मायके जाने का अवसर दिया गया कि आप मायके जाएंगी लेकिन किसी को कुछ नहीं बताएंगी। यदि आपने किसी को कुछ बताया तो लगातार जो चल रहा है इसका वीडियो तो बन ही रहा है, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। लता इसलिए डरती रही कि वो एक सामान्य परिवार से थी, उसका घर एक सामान्य सा घर था और जहां उसकी शादी हुई थी, तथाकथित शादी कहें आप, जहां शादी हुई थी वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। बेचारी अपने घर आती है और चुपचाप गुमसुम रहने लगती है, किसी को उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इसी बीच राजेश विश्वकर्मा के अंदर की आग एक बार फिर भड़की और उसने अपने मित्र अंकेश बघेल को भेजा कि जाइए कैसे भी लता को मेरे पास वापस लेके आना है। वो लता को वापस लेने आया। कैसे गांव तक जाऊं, ऐसा ना हो कि उसने अपने परिवार को बता दिया हो, ये भय भी था। इसलिए पहले 15 दिन तक रेकी की गई और उसके बाद जब लता का भाई उसे मिला तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। कोशिश ये की गई कि एक बार दबाव बन जाएगा तो ये दोबारा हमारे साथ वापस चली आएगी और परिवार के लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन शायद वो पूरा ग्रुप यहाँ एक गलती कर बैठा था। जब उसके भाई के साथ मारपीट की गई तो पुलिस आ गई। पुलिस के आने पर पुलिस ने इंक्वायरी की और जब जांच आगे बढ़ी तो लड़की टूट गई और अपनी सारी दास्तान पुलिस को बता दी। पुलिस ने अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया, विवेक विश्वकर्मा और राजेश विश्वकर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377, 323, 594, 296, 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और डीएम विलास घोषकर संदीपन और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने पूरे प्रयास के बाद यह तय किया कि कैसे भी इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि जो फार्म हाउस है वो रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है। बात नगर निगम तक पहुंची और उसके बाद जब ये पाया गया कि उसके कोई कागजात तैयार ही नहीं है उस स्थान के, तो उस स्थान पर बुलडोजर चला दिया गया, यानी फार्म हाउस को तोड़ दिया गया। यहाँ एक और नई घटना घटित हुई। जब फार्म हाउस को तोड़ा जा रहा था तो राजेश विश्वकर्मा की पहली पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पुलिस के सामने आ गई। उसने कहा कि मैं मानती हूं कि ये मेरा पति अय्याश है, लेकिन मेरी और मेरे बच्चों की गलती क्या है? आखिर इस फार्म हाउस को आप क्यों तोड़ रहे हैं? सच्चाई ये थी केवल वो बरगलाने की कोशिश कर रही थी। जरा विचार करें, यदि किसी पत्नी को ये पता है कि मेरा पति अय्याश है तो क्या एक बार भी उसे ऐसा अवसर नहीं मिला होगा कि वो चली जाती उस फार्म हाउस पर और जाके देख लेती कि आखिर वहां हो क्या रहा है? लेकिन फिर भी उसने अपने पति को बचाने की नाजायज कोशिश की जिसमें वो असफल रही। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। ये भी नहीं कहता कि लोग सपने देखना बंद कर दें। ये भी नहीं चाहता कि लोग अच्छे परिवारों में शादियां करना बंद कर दें। लेकिन जब कहीं कोई अपराध होता है तो उस अपराध के होने से पहले हमारी छठी इंद्री हमें सिग्नल जरूर देती है। हमें सजग रहने की जरूरत है, हमें अपने आसपास नजर रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता आप संकालु हो जाइए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपके आसपास घट रही किसी भी घटना को यदि आप संदेहास्पद पाते हैं तो आपको सजग होना चाहिए और एक सच्चे नागरिक की तरह या तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए, नहीं दे सकते तो भी कोई बात नहीं, अपने आप को तो सुरक्षित करने का प्रयास करना ही चाहिए। जय हिंद।